सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक संजीदा विषय पर बात करेंगे। उस विषय के संदर्भ में बात करेंगे जिससे सरकार भी जुड़ी हुई है और जनता भी जुड़ी है। हमारा आज का विषय है महंगा कोयला महंगा तेल, कितना खरा कितना खेल। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। देश की सम्माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले दिनों रायपुर आई थी। उनसे पेट्रोल डीजल पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, कई बड़े काम इस समय देश में चल रहे हैं जो इस टैक्स के पैसे से चल रहे हैं, इसलिए इसे कम नहीं किया जा सकता। सरकार का काम है विकास कार्य कराना, विकास कार्य के लिए पैसे की जरूरत है और उस पैसे के लिए टैक्स लगाने की जरूरत है। कुल मिला के एक सामान्य मोटी बुद्धि का व्यक्ति इसी रूप में समझता है। वित्त मंत्री ने उसी के तहत जवाब दे दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर टैक्स कितना और उस टैक्स का आम जनता पर और इस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चर्चा सरगर्म है कि एक लंबे अरसे के बाद देश फिर से विद्युत संकट की चपेट में आने वाला है। विद्युत संकट की बहुत बड़ी वजह जो बताया जा रहा है वो कोयले की अनुपलब्धता को लेकर है, कोयले की बढ़ती कीमतों को लेकर है। तर्क ये दिया जा रहा है कि बारिश के चलते कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतें बढ़ गई, इसलिए आयात नहीं हो पा रहा है और देश में कोयले का उत्पादन बारिश के चलते प्रभावित हुआ, इसलिए यहां पर भी कोयले की थोड़ी कमी हो गई। देश को आश्वस्त किया जा रहा है कि लेकिन बिजली को लेकर कोई संकट की बात नहीं है। 4 दिन का कोयला पावर प्लांट में रखा हुआ है। स्वयं विद्युत नियामक आयोग के अपने जो आधारभूत पैमाने हैं उसमें यह माना जाता है कि अगर किसी भी पावर प्लांट में 5 दिन या उससे कम का कोयला उपलब्ध है तो वो क्रिटिकल स्टेज है, खतरनाक स्थिति है। लेकिन देश के सम्मानीय मंत्री कह रहे हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, ये विवाद का विषय भी हो सकता है, विचार का विषय भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल डीजल के संदर्भ में जिस प्रकार के हालात हैं उसका सीधा संबंध कोयले के उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से डीजल के दाम बढ़े हैं उसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है। इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर डीजल का अर्थ केवल और केवल आपकी कारों का चलना नहीं है, बल्कि इस डीजल के साथ में कई चीजें जुड़ी हुई हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं वो केमिकल के पदार्थों को भी नियंत्रित करती हैं, परिवहन के साधनों को नियंत्रित करती हैं और परिवहन के साधन जब महंगे होते हैं तो उसके साथ ही आम जनता से जुड़े हुए सारे ही विषयों में महंगाई की मार पड़ जाती है। यही कारण है कि जो सीमेंट आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले 245 रुपए बोरी में उपलब्ध हो जाता था वो इस समय 400 रुपए के बावजूद भी मिलने के लिए लाले पड़े हुए हैं। पेंट कंपनियां पिछले 1 साल में 7 बार अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से दाम को कब तक स्थिर रख पाए, क्योंकि हर रोज जिस प्रकार से तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उनके भी दाम उसी गति से बढ़ते जा रहे हैं। इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश 60-65 साल तक पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में जिस नीति पर चल रहा था उस नीति में बदलाव लाया गया। वो बदलाव आम आदमी को राहत देने के लिए था या आम आदमी को तकलीफ देने के लिए? वह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फैसला रहा या देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के संदर्भ में? समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि सामने घटित घटनाक्रम को आखिर इस देश की सरकार नजरअंदाज क्यों करना चाह रही है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक गंभीर विषय पर कुछ संजीदा बातचीत करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे। हमारे साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, बल्कि वो सारे लोग इन विषयों के साथ में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख यक्ष प्रश्न बन चुके पेट्रोल डीजल की कीमतें और कोयले की बढ़ती लागत पर बात करें, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संजीदा किस्म का है। वेद व्यास जी ने महाभारत के अंतर्गत यह सूत्र हमारे से साझा किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मधु दोहम द्वेहेदु राष्ट्रम भ्रमरा इन पादपम वत्सापेक्षी दुहेश्चव स्तनांश न विकुटयत। अर्थात जैसे भौरा धीरे धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष को काटता नहीं, और जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय को धोता है, उसके थनों को कुचल नहीं देता, उसी प्रकार राजा को कोमलता के साथ राष्ट्र रूपी गौ का दोहन करना चाहिए, उसे कुचलना नहीं चाहिए। आशय यह है कि आप कर के रूप में जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके लें। ऐसा नहीं कि उस कर के बोझ से जनता त्राही त्राही कर उठे। तो वर्तमान में जिस नीति पर चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल को जिस प्रकार से दुधारू गाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं
इसका नतीजा उसी रूप में तो नहीं हो जाएगा जिसमें कि आने वाले समय के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना लेने वाले के लिए ना देने वाले के लिए। इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय बंसल जी हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ मुकेश सिंह जी हैं, जो चेयरमैन हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। राहुल राज युवा किसान नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलतरण सिंह अडवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, वो भी हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में जो बेहद संजीदा नाम हमारे साथ है वो हैं डॉक्टर सारथी आचार्य, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत आचार्य जी से ही करते हैं। आचार्य जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि देश की सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, कई बड़े काम करने हैं और बड़े काम करने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत को जुटाने का सबसे सरल साधन जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाया गया टैक्स है। आंकड़े स्वयं सरकार के हैं। सरकार ने ही बताया कि 2019-20 में उसने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स के तौर पर अकेले केंद्र सरकार ने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ कमाए। आपसे जानना ये चाहता हूं आचार्य जी कि देश की सरकार को यह पैसा मिला और यह पैसा विकास कार्यों में इस्तेमाल होगा, इस दावे पर यकीन कर भी लें, पर क्या डीजल के संदर्भ में इस प्रकार के टैक्स के बोझ ने हमारी अर्थव्यवस्था को ढहाने के कगार पर नहीं ला दिया है? क्या जीवन का हर क्षेत्र इसके चलते महंगाई की मार के दबाव में नहीं आ गया है? क्या आम आदमी, चाहे वो खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परिवहन के तौर पर जुड़ा हुआ है या खाने पीने के सामान से जुड़ा हुआ है, सभी लोगों की जिंदगी में महंगाई अगर इस कदर प्रताड़ित कर रही है तो उसका बड़ा कारण डीजल के ऊपर लगा हुआ ये टैक्स है। थोड़ा आपसे रोशनी मिले। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्री हैं जी, वो एक तरह से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। अपने जमाने अपने फील्ड में वो लोग बहुत मतलब जाने माने हैं, कुछ जानते हैं, लेकिन वो एक जनरल इक्विलिब्रियम के तौर से चीज को नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल की कीमत बढ़ा दी तो उसकी वजह से रेल की कीमत भी बढ़ेगी, और रेल की कीमत बढ़ गई तो ट्रांसपोर्ट का बढ़ गया तो जो आने जाने की सामान है उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति जो है वो एक रोलर कोस्टर की तरह चलती जाएगी, और इसका एक जनरल इक्विलिब्रियम जो बनता है उसको ये लोग नहीं देखते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक का असर दूसरे पे हुआ, उससे मुझे पैसा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आप ये छोटी सी बात ही देखिए कि कोई भी फैक्ट्री, आई मीन लास्ट 2-3 साल, लास्ट 1.5 साल से बहुत सी फैक्ट्रियां बन पड़ी हैं जी। एक नेचुरल चीज होती है कि जब आपका कैपिटल खाली पड़ा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ रहा है, तो आप उसमें से 100 के बजाय 10 चीजें बनाएंगे तो एक चीज की यूनिट कॉस्ट जो है वो काफी हाई निकलेगी आपकी, और उस पर अगर आप डीजल ऑयल चढ़ा देंगे तो इतनी हाई हो जाएगी कि हालत बुरी हो जाएगी। इस चीज को ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति फैलती है, और जो करंट अर्थव्यवस्था की शेप है और इसमें तो कुछ ज्यादा ही फैलेगी। ये इनको समझने की जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत है। और ये एक और मैं 2-3 चीज कहूंगा कि डीजल की कीमत बढ़ती है जी, या किसी और उसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल ये फर्टिलाइजर की कीमत भी बढ़ेगी, उस पर भी टैक्स लगाया गया है, और फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ेगी। और पहले से ही हमारा एग्रीकल्चर इस प्रकार से फैला हुआ है कि इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर काफी हाई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉज आए हैं ये अच्छे हैं, ये तो अडानी अंबानी को पूरा एग्रीकल्चर देने का है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर को एक रैशनलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन ये रैशनलाइजेशन इतनी हाई प्राइसेस पे नहीं हो सकता है, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन लाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्टेड है, इसका मतलब कॉमन मैन भी अफेक्टेड है। कॉमन मैन अफेक्टेड है तो कोल वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि साहब हमको हमारी कीमत बढ़नी चाहिए, मतलब वेजेस बढ़नी चाहिए। कोल वाले 10% कल परसों हम बढ़ जाएगी, आप देख लीजिए कोल की कीमत। और जी, और ये देखिए कि कोल हमारे यहाँ क्या बरसात पहली बार तो जिंदगी में नहीं आई है ना जी, ये बरसात तो हर साल आती है, 2 बार आती है ईस्ट इंडिया में तो। और ये कहना कि हमारे यहाँ जो कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है इसका कोयले का, आप
आपकी वजह से कोयला गीला हो गया, हुआ भी ट्राइंग टू टेल दैट। आई थिंक इट्स अ बिग जोक। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से तेल ये कोयला आता है, अडानी जी के शिप्स पे आता है जी। ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आ रहा है वो महंगा हो गया है ट्रांसपोर्ट की वजह से भी, और उन्होंने भी कीमत बढ़ा दी है, और इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कुछ कोल चाइना बहुत भारी मात्रा में जा रहा है। तो इसकी वजह से भी आप देखिए मुद्रास्फीति बढ़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कोल पे बहुत सारे हमारे प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। हमारे जो नए प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन कोल पे। देखिए जो कोई भी प्लांट होता है उस एक स्पेसिफिक फ्यूल के लिए बनाया जाता है जी। ऐसा नहीं पेट्रोल की गाड़ी डीजल चल जाएगी, डीजल की गाड़ी मिट्टी तेल से चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक कोल के लिए प्लांट्स बनाए जाते हैं। अगर वो प्लांट में काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे यदि वो कोल बदलेगा। हमने कोल हमारे कोल को बिल्कुल बेकार कर दिया है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है जी। मैं 1 मिनट रुकूंगा इसमें, नहीं तो मैं आगे बोलूं, बोलिए। मुझे आपसे जो समझना है सारथी साहब, वो ये समझना है कि सरकार ने, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने आय जुटाने के लिए सरकार के संदर्भ में पेट्रोलियम पदार्थों को एक उपयुक्त जरिया माना है। इससे पूर्ववर्ती जो देश की सरकारें थी वो पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी उपलब्ध कराया करती थी। सरकार के बजट का एक हिस्सा इन पेट्रोलियम पदार्थों को जनता को थोड़ा सा रियायती दर पर मिल सके इसमें जाया होता था। यहां उल्टा हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों से कमाई करने का जरिया खोजा गया है। बतौर अर्थशास्त्री आपसे टिप्पणी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और देश की जनता की दृष्टि से ये एक सही राह है या इस राह पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? आप जैसा विशेषज्ञ क्या नजरिया रखता है? मैं तो कहूंगा पुनर्विचार की जरूरत है जी। देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है, धीरे धीरे शनै शनै इन्होंने अमेरिकन पॉलिसीज जो कि बिल्कुल एक बाजार मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को अपनाया है कि हर चीज जो है मार्केट डिटरमिनेंट होनी चाहिए, ऑयल भी मार्केट डिटरमिनेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये पुरानी वर्ल्ड बैंक की लाइन रही है कि हिंदुस्तान में सब्सिडीज बहुत दी जाती हैं, इनको काटो। तो हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पे चलते जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी एक भी ऐसा देश विश्व में नहीं है जिसका विकास हुआ जी। चीन, जापान और ये कोरिया, ताइवान वगैरह ये जो है ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी से डेवलप नहीं हुआ, अपनी पॉलिसी से डेवलप हुए। सारथी आचार्य साहब स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं पुनर्विचार की जरूरत है। मेरे साथ में 2 खास मेहमान हैं। एक मेरे साथ मुकेश सिंह जी हैं जो चेयरमैन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और राहुल राज हैं। एक उद्योग धंधों के संदर्भ में बात करेंगे, एक किसानी के संदर्भ में बात करेंगे। किसान के मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। राहुल जी थोड़ा इंतजार कराऊंगा आपको, मुकेश सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ आई हुई सरकार के साथ उद्योग जगत की बड़ी उम्मीदें थी। उन्हें लगता था नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बदलाव के साथ में देश नई राह पर अग्रसर होगा। दावा भी यह किया जा रहा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के लिए जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ जिस प्रकार के प्रभाव से हम गुजर रहे हैं उसको लेकर मुकेश सिंह जी, उद्योग जगत क्या सोच रहा है? खास तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में जो नीति पर हम चल रहे हैं उससे उद्योग जगत को कितनी गति मिल रही है? क्या आप महसूस करते हैं कि इसी नीति के साथ में देश एक मजबूत अर्थशक्ति के रूप में दुनिया के बीच में स्थापित होगा? आप सब तरक्की के नए प्रतिमान गढ़ने वाले हैं, आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, उस ऊंचाई पर आप जाने वाले हैं। थोड़ा रोशनी मिले मुकेश जी, कहां जा रहे हैं हम? देखिए हिमांशु जी, एक्चुअली क्या है कि हमें हर चीज को क्रिटिसाइज करने की आदत है जी। ठीक है, बाय नेचर जो है वो हम लोगों को कोई भी, मैं पिछले करीब 20 साल से मैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पीएचडी चैम्बर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंडो अमेरिकन का भी चेयरमैन हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ इंडो अमेरिकन का। 2014 से, क्योंकि आपने ये रेफरेंस जो है 2014 से लिया है, अभी आचार्य जी को भी मैं सुन रहा था पेट्रोलियम पदार्थों को लेके, और वो बड़े अर्थशास्त्री है तो उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सारे उस पर जो एस्पेक्ट से बोल चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, आपने 2014 से पूछा तो मैं उसका कंपैरिजन 2014 के पहले और 2014 के बाद में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़े स्टेट है,
मैं उससे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 2017 से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और मैं ये बड़े पुख्ता उससे मैं आपको कह रहा हूँ कि जो उद्योगों की स्थिति उससे पहले थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ 2017 से। यानी जो निवेशक जो है उत्तर प्रदेश में आ रहा था उसको अपना निवेश भी सिक्योर्ड नजर आता है और उसको अपना बिजनेस भी सिक्योर्ड नजर आता है और खुद भी अपने को सिक्योर्ड महसूस करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन से लेकर के और बाकी समस्याएं थी। 2014 से प्राइम मिनिस्टर के टेक ओवर करने के बाद से नरेंद्र मोदी जी के निश्चित रूप से उद्योग में बहुत परिवर्तन हुआ है। जो पॉलिसीज हैं वो फ्लेक्सिबल हुई हैं। जो माहौल है भारत में, या आप भारत के बाहर भी जाकर के देखिए, आज जब प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे विश्व में उनका एक मान सम्मान होता है। भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मान सम्मान होता है, भारत के जो निवासी हैं उनका मान सम्मान होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें मार्केटिंग में ये पढ़ाया जाता था और आचार्य जी इस बात को समझेंगे कि हमें बो एंड एरो की टेक्निक समझाई जाती थी कि अगर आपको तीर को लंबा फेंकना है तो आपको बो को पीछे ले जाना पड़ेगा। कई बार जब हम परिवर्तन करते हैं, पॉलिसीज में अमेंडमेंट करते हैं, नई पॉलिसीज लेके आते हैं तो क्रिटिसिज्म होना स्वाभाविक है। राहुल राजी अभी कृषि पर बोलेंगे तो कृषि पर आप लगातार देख रहे हैं कि पॉलिसी को लेकर के एक विरोध हो रहा है। तो विरोध क्यों हो रहा है, ये डिबेटेबल इशू है, ये यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला कि बाई नेचर हमें क्रिटिसाइज करने की आदत है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम अलग तरीके से देखते हैं, जब हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो हमारा अलग। विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकता हूं। मनुष्य स्वभाव को लेकर आपने टिप्पणी की कि हमें आलोचना करने की आदत है, क्रिटिसाइज करने की आदत है। लेकिन आपके पास तो मौका है सराहना करने का, हमारी आदत को जाने दीजिए, पर आपके पास तो बतौर उद्योगपति मौका है। थोड़ा बताएंगे कि सरकार ने जिस नीति में बदलाव किया, हम अपनी नीति के संदर्भ में अपनी चर्चा को स्पेसिफिक रखते हैं कि पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से बेतहाशा टैक्स केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा लगाया जा रहा है, जिस क्रूड ऑयल की कीमत की दुहाई देश की सरकार देती है, वो कीमत के आद रहते हुए भी इस देशवासियों को 35 रुपए 40 रुपए में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो सकता है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क, मैं दूर दराज की बात नहीं कर रहा, मैं वेनेजुएला की बात नहीं कर रहा, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं कुवैत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहां पर भी भारत के मुकाबले 20-20, 30-30 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डीजल की, विशेषकर डीजल की कीमतों का इतने बड़े स्तर पर टैक्स वसूली के चलते महंगा होना उद्योग जगत को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर रहा? क्या कच्चे माल के तौर पर डीजल की उपयोगिता आपके काम धंधे में नहीं है? इस तरीके की टैक्स वसूली का अप्रत्यक्ष प्रभाव इन उद्योग धंधों पर नहीं पड़ रहा? इस पर आपका नजरिया। देखिए हिमांशु जी, बड़ा स्पेसिफिक मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी प्राइस अगर इन्फ्लेट करती है, चाहे वो क्रूड ऑयल की हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो, या अन्य किसी चीज का जिसका इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या उसके बिजनेस में जिसकी भी उपयोगिता है, प्राइस बढ़ेगी तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्ट होती है, पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है जी। लेकिन इस बात को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी सरकार आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो भी कंजम्पशन की जो भी चीज है, डीजल है, पेट्रोल है, जो जिसका इफेक्ट पड़ता है, कोई भी सरकार हो वो उसको बढ़ाना नहीं चाहती है। लेकिन कई बार प्राइसेस के जो कंट्रोल्स हैं वो गवर्न होते हैं बहुत सारे फैक्टर से, अभी आचार्य जी आपको बता ही रहे थे। और ये सही बात है कि जो डीजल पेट्रोल की कॉस्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय हो जाती है, क्रूड ऑयल की क्या कॉस्ट है। तो कोई भी सरकार आम जनमानस को दुखी नहीं करना चाहता है, लेकिन कई बार जब कंट्रोल्स अपने हाथ में नहीं होते तो निश्चित रूप से हम इंडस्ट्रीज हैं, हमको भी डीजल और पेट्रोल की जरूरत है, तो अगर कॉस्ट बढ़ती है तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन उसी परिस्थितियों में आपको बिजनेस चलाना है जो हम। मुकेश जी, आप मुद्दे पर रह नहीं पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों पे आपका नियंत्रण नहीं है, आपका तर्क एकदम वाजिब, पर टैक्स तो आपके नियंत्रण में है। इस देश की निर्वाचित सरकार तय करती है मुझे किस उत्पाद पर कितने पैसे लेने हैं। यह सरकार 100, 200% टैक्स ले रही है पेट्रोल डीजल के ऊपर। जायज है, न्याय संगत है, जनता के साथ अच्छा है, उद्योग धंधों के साथ अच्छा है, खेती किसानी के साथ अच्छा है, या टैक्स लगाने के संदर्भ में सरकार के फैसले भी अब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा लिए जा रहे हैं?
इस देश की सरकार का अपना दम नहीं है कि वो इन टैक्स को नियंत्रित कर सके? यह कहने का आपका आशय है? हिमांशु जी आप देखिए, हिमांशु जी आप प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बोल रहे हैं। टैक्स लेना बिजनेस, टैक्स लेना भी एक, अगर टैक्स नहीं लेंगे तो इनकम कहाँ से होगी सरकार की? मतलब अगर टैक्स ले रही है तो इनकम कहाँ से होगी? टैक्स क्यों नहीं लेना चाहिए आप बताइए? कितना भी लेना हो, वो तो एक कमेटी तय करती है, सरकार तय करती है कितना टैक्स लेना है। मुकेश सिंह जी, इस संदर्भ में कहने में नाकाम है। टैक्स की स्थिति यह है कि 30 रुपए में आने वाला पेट्रोल और डीजल पे 60 रुपए टैक्स के तौर पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस समय जनता से ले रहे हैं। जायज है? सवाल है। इसको उत्तर के लिए मैं सारथी आचार्य जी के पास में आऊंगा और तब उनसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं राहुल राज जी के पास जाना चाहता हूं और राहुल राज जी से समझना चाहता हूं। सरकार का यह दावा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी हुई या खेती पर आने वाली लागत दुगनी हो गई? इस सवाल के साथ राहुल राज जी आपसे रूबरू हूं। थोड़ा रोशनी दें कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ी है, इसने खेती को, किसानी को किस तरीके से प्रभावित किया है? आपने म्यूट का बटन दबाया हुआ, उसे अनम्यूट कर ले राहुल जी। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, इस बहुत सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने का आपने मुझे मौका दिया जी। जहां तक किसानों का पक्ष है हिमांशु जी, डीजल हमसे बहुत सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण भारत में आज भी 10 घंटे का वादा करके बिजली 10 घंटे आती नहीं है, जो खेती के लिए उपयोग करनी पड़ती है। तो ट्रैक्टर हो या हमारे पंप सेट हो जिनसे हमें खेती में पानी देना पड़ता है। देखिए अमूमन अगर हम एक गेहूं का उदाहरण पकड़ के चले, क्योंकि सारी फसलों का उदाहरण लेने से समय बहुत लग जाएगा, 4 बार पानी देना पड़ता है। तो 4 बार पानी देने के लिए अगर बिजली चली गई तो पंप सेट चाहिए तो आपको कम से कम 1 घंटे में 4 लीटर जो डीजल खाता है वो पंप सेट में आपको डीजल डालना पड़ेगा जी। ट्रैक्टर भी अमूमन 1 घंटे चलता है तो 4 लीटर एक एवरेज माना जाता है, किसी भी ब्रांड का ट्रैक्टर हो जो खेत में चलता है तो वो हमारे 4 लीटर डीजल खाता है। 4 बार ट्रैक्टर हमारा खेत में जाता है, बखरनी 2 बार होती है, इसके बाद पस्टरनी होती है, इसके बाद सीड ड्रिल से बोनी होती है, फिर बीच में जो मजदूर होता है। भाई आप आज ये देख रहे हैं कि डीजल के रेट बढ़ गए, तो हम हर बार बात करते हैं उन किसानों की जो ट्रैक्टर वाला किसान है। अच्छा, आप उसकी करेंगे जो छोटा किसान है, उसके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। तो हिमांशु जी, आज से 7 साल पहले माने चलो हम इसी सरकार की बात करें तो 600 रुपए प्रति घंटे की दर से उसको वो ट्रैक्टर पड़ता था जो ट्रैक्टर किराए पे आता था। आज वो 800 रुपए है। अगर वो 800 रुपए की दर से ट्रैक्टर ले रहा है तो उसकी लागत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर डीजल का रेट बढ़ रहा है तो ट्रैक्टर जो 4 बार खेत में जा रहा है रेट बढ़ रही है कि नहीं? और डीजल का ही रेट नहीं बढ़ रहा है, इसके रेट बढ़ने के कारण लोहे का रेट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी आ रही है। अभी जो सज्जन अर्थशास्त्री बैठे हैं, आदरणीय आचार्य जी कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो यूरिया डीएपी की रेट बढ़ गई है। गेहूं में ही हम और लगभग आधा बोरी पोटाश, 4 बोरी सल्फेट, इस प्रकार की चीजें हमें जरूरत लगती है। तो ये जो हमारा एक आकलन होता है, हर चीज पे हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आप पूरा आज से 7 साल पहले से मान लें, चलो इसी सरकार में, तो वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और गेहूं पे आप अगर पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें तो महज 40 रुपए बढ़ा है, जबकि डीजल का रेट ही 40 रुपए बढ़ गया है 1 साल। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो छोटे किसान की आज ये हालत है हिमांशु जी। और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, आप गांव में जाके जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी बैठे हैं देख सकते हैं कि छोटा किसान खेती नहीं कर पा रहा है। वो सरकार जो दावे करती है कि हम आधुनिक खेती करें, अब आधुनिक खेती कैसे होगी? रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, इन्हीं चीजों से होगी ना। ये सब ट्रैक्टर से चलेंगे, इनमें डीजल लगेगा। तो छोटा किसान अब पशु आधारित खेती पे शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, मजदूरी के लिए मजदूर मिल नहीं रहे हैं। सरकार की योजनाएं ऐसी होती हैं कि अब मजदूर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाँव में 6 से 7 मजदूर लगते हैं गेहूं की खेती करने में। जब आप उसकी निंदाई गुड़ाई करते हैं, स्प्रे करते हैं, इसके बाद आप कटाई करते हैं, बड़ा किसान थोड़ी 100 एकड़ का हार्वेस्टर लेके पहुंच जाता है जिसकी पिक्चर दिखाए जाते हैं टीवी में कि साहब एक हार्वेस्टर आया, उसने सुपड़ा साफ कर दिया। हाथों से काटना पड़ता है गेहूं की ढुलाई। अब आप लोग कहते हैं कि साहब पेट्रोल का किसान से संबंध नहीं, बहुत संबंध है साहब। हम जब हार्वेस्टर ढूंढने जाते हैं या थ्रेशिंग ढूंढने जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हमारी वो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। इसके बाद हम बीज लेने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। इसके बाद लोग ये भूल जाते हैं कि वही डीजल हमको ढुलाई करने में, जब हम घर लेके जाएंगे अपना गेहूं हमारे खलियान से, तो वहां डीजल लगेगा। इसके बाद वही डीजल तो डे 1 से लेके हिमांशु जी जब तक बिका नहीं तब तक डीजल 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 रहता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर ये रेट इस प्रकार बरकरार रही
तो सरकार अगर डीजल पे सब्सिडी किसान को इस देश में नहीं देगी तो छोटे किसान का खेती करना संभव नहीं हो पाएगा। इन दरों पर छोटा किसान खेती नहीं कर सकता। हिमांशु जी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। पशु आधारित खेती के लिए दोबारा वो शिफ्ट हो रहा है, और पशु आधारित खेती आज के समय में कितनी संघर्षशील है, उससे उत्पादन घटेगा। और जो दावे हमारी सरकार करती है कि साहब इतना कुंटल गेहूं खरीदा, इतना मैट्रिक टन गेहूं खरीदा, जब वो उत्पादन नीचे चला जाएगा, किसान की जो उत्पादन क्षमता है उसकी मेहनत नीचे चली जाएगी और लागत उसे नहीं मिलेगा। समय के साथ पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी हमारे जैसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख गए हैं, ये यथार्थ सत्य, वो खेती नहीं करना चाहते नुकसान के चलते। तो ऐसे में जो संकट देश के सामने है, उसमें सरकार अगर डीजल पे सब्सिडी नहीं देगी इन दरों में, दर कम कर ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दरों में बिना सब्सिडी के किसान की खेती नहीं हो पाएगी। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे, आपको सब्सिडी की जरूरत है या टैक्स में कटौती की जरूरत है? सब्सिडी का विषय तो तब आएगा जब सरकार 30 रुपए में उसके हिस्से में आने वाले डीजल को अगर 25 रुपए में उपलब्ध कराए तो ये मांग उठेगी कि 5 रुपए की सब्सिडी सरकार से चाहिए। यहां तो तेल मिल रहा ही 30, 35, 40 रुपए में है। अगर $80 क्रूड ऑयल की कीमत है तो वो भारत में तेल की कीमत की शक्ल में 40 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ती। अब उसके ऊपर जो कुछ भी है वो टैक्स है। उस टैक्स में रियायत की जरूरत है या आपको सब्सिडी की जरूरत है? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा हिमांशु जी, ये जो दाम है इन पे अगर सरकार हमें टैक्स में छूट नहीं देती है तो सब्सिडी के तौर पे किसान को राहत देनी पड़ेगी, किसी भी माध्यम से देनी पड़ेगी। आप सस्ता कर दीजिए, जो आपने क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बताया, अगर हमको 40 रुपया लीटर डीजल मिलने लगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये बहाना देकर कि कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, सरकारों के पास पैसा नहीं है, साहब इधर से फ्री वैक्सीन देके उधर से आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो साहब आप दुनिया में जितने भी लोग हैं आपके देश में, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, उनसे ले लीजिए साहब पैसा, लेकिन किसान को तो आपको डीजल सस्ता देना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सोचो कि सब तो महंगा दे दो किसान को और उसके दाम भी मत दो, एमएसपी गारंटी का कानून भी मत दो। आज ही का उदाहरण दे देता हूँ, बाजरा 2250 है, 1121 खरखौदा मंडी सोनीपत में बिक रहा है। ये हालात हमारे देश के हैं। ऐसे में कोई हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उत्पादन करते जाएं? तो तेल, आज विषय तेल का है, तेल हमारे जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है खेती किसानी का। सरकार को ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि केवल दावे करने से या हिमांशु जी पक्ष विपक्ष में लड़ाई हो जाए कि साहब वो कह रहे हैं कि ये खराब वो खराब, पेंडुलम नहीं बनाना है किसान को। ये बहुत संजीदा पेंडुलम नहीं बनाना है किसान को। राहुल राजी स्पष्ट तौर पर आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि अगर डीजल के दाम इस कदर बढ़ेंगे तो खेती पहले से जो मुश्किल है उस पर बने रहना किसान के लिए असंभव हो जाएगा। हमने इंडस्ट्रियल से बात की, मुकेश सिंह जी का मानना है कि ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुल मिलाकर सरकार की नीति ठीक है। हमने राहुल राजी से बात की, वो स्पष्ट तौर पे खारिज कर रहे हैं इन कीमतों को। लेकिन हमारे साथ एक और शख्स हैं, कुलतरण सिंह अडवाल, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इजाफा हुआ है बेहिसाब तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों ने, इसने कुल मिलाकर आपके उपभोक्ताओं को और आपके व्यवसाय को किस रूप में प्रभावित किया है? क्या इससे अप्रभावित आप, जितने दाम बढ़ रहे हैं लोग देने के लिए तैयार है, जेब में पैसे भरे पूरे हैं, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कीमतों में उछाल आ रहा है, उससे जनता कोई परेशान नहीं है, आप भी परेशान नहीं है, सब चंगा ही चंगा, क्या है अडवाल जी? हाँ जी, आशा जी, सबको नमस्कार जी। अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका ट्रांसपोर्ट पे आता है जी। और हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है 70% वो हमारा डीजल है जी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 270% का टैक्स विश्व में कहीं पर नहीं है, लेकिन भारत के अंदर है जी। सरकार को ये समझना होगा कि इससे इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टर पे नहीं पूरे देश की जनता पे पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप टायर ले लो, टायर के अंदर काफी कंजप्शन होती है, पेट्रोल लगता है, और टायर की कीमत पहले 38,000 थी, आज 48,000 की जोड़ी हो गई है। तो लगभग सभी चीजों पे इसकी महंगाई का असर आ रहा है। पहले यहाँ पर एक्साइज होती थी 12 रुपए, सरकार ने बढ़ा के 33-34 रुपए कर दी है। स्टेट का वैट होता था 12 रुपए, 19 रुपए कर दिया गया है। और मेरे एक सज्जन बात कर रहे थे इंडस्ट्री वाले की इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे, 130% को बैरल था, 130 को बैरल था किसी टाइम पर जी। उसमें 70% की गिरावट आई, वो सिर्फ 30 पर रह गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस सरकार ने तेल सस्ते की वजह तेल को महंगा कर दिया। तो ये किसी बात को तर्क देते हैं, गलत तर्क है आपके सारे। ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पूरे देश भर की कम से कम 40% की जो खपत है वो ट्रांसपोर्टर करते हैं जी। और दूसरे नंबर पे किसानी आती है, वो 19 से 20% वो खपत करते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है सीधा सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टर्स पे पड़ रहा है और दूसरा किसानी पे पड़ रहा है। और देश के दोनों सेक्टर इतनी बुरी तरह से पिट चुके हैं कि उनका सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है। आज ट्रांसपोर्टर इतने कर्जाई हैं कि 25 से 30% गाड़ियां हमारी रुक चुकी हैं। और दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा किसान नहीं जो कर्जे के नीचे नहीं डूबा हुआ, सभी कर्जे के नीचे डूबे, उनकी जमीनें प्लज हैं। और कई स्टेटों में तो मेरे भाई वो किसान है जिनके पैरों के अंदर चप्पल भी नहीं है। तो सरकार की इतनी गलत नीति, देश भर में जो महंगाई हो रही है और देश भर में जो डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जैसे कि एक साल के अंदर 40 रुपए की बढ़ोतरी 40% ही होगी ऑलमोस्ट, से बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। और ये तो शरेआम लूट रही है सरकार। और ट्रांसपोर्टर सोच रहे थे कि कोरोना के टाइम पे हमें कुछ सरकार से मदद मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, तेल की कीमतों में कमी लाएगी सरकार। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हेल्प तो क्या करनी, सरकार ने तो ट्रांसपोर्टर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि जिस दिन चक्का रुक गया ट्रांसपोर्टरों का, उस दिन देश रुक जाएगा। और जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री हमें लगता है कि खत्म हो चुकी है। और क्योंकि हमारा जो माल है, हमको पता आइडिया लग जाता है कि कितना माल इंडस्ट्री से निकल रहा है और कितनी हमारी डिमांड है। और 30% जो गाड़ियां हमारी रुक चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि गाड़ियां कम चलेंगी और उनके रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसका कि इम्पैक्ट सीधा सीधा आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ये टैक्स का बोझ जो इतना बढ़ा हुआ है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स पे नहीं है, जनता पे पड़ेगा इसका इम्पैक्ट, इसका असर। तो आने वाला समय काफी गंभीर है और किसानी भी बर्बाद हो रही है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बर्बाद हो रहा है। ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। सरकार ये समझ रही है कि डीजल की कीमतें बढ़ाकर हम इससे एक्साइज इतनी ज्यादा बढ़ा दें, रोड सेस जो 2 रुपए हुआ करता था, 10 रुपए हमसे रोड सेस ले रहे हैं। एक दूसरी तरफ में टोल टैक्स भी ले रहे हैं और रोड का सेस भी ले रहे हैं 10 रुपए प्रति लीटर। और जो 13.5-14 लाख करोड़ इकट्ठा करते हैं, ये सरकार ये समझती है कि बड़ा आसान तरीका है टैक्स वसूलने का। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम कि सरकार का क्या हाल होगा, आम पब्लिक का क्या हाल होगा आने वाले समय में। और बड़ा कठिन समय है ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी और किसानों के लिए भी। और ये दोनों सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और अगर इसी तरह से लगातार सरकार अगर तेल बढ़ाती रही, किसी जमाने में सिर्फ 20-25 पैसे बढ़ते थे तो हाहाकार मच जाती थी, ऑपरेशन खड़ी हो जाती थी। आज मेरे कुछ बंधु भाई कह रहे हैं हाँ नहीं ये तो ये इंटरनेशनल मार्केट और सरकार को टैक्स भी चाहिए। कितना टैक्स चाहिए सरकार को? क्या सरकार को सारी जनता को लूट लेगी सरकार? कैसे लूट, मतलब इतना बड़ा टैक्स, कितना टैक्स चाहिए सरकार को? कुलतरण सिंह अडवाल जी ये सवाल उठा रहे हैं। अडवाल साहब, मैं एक और बात समझना चाहता हूं आपसे ट्रांसपोर्टर के संदर्भ में कि कई जगह पे टेंडर्स होते हैं जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए, एक लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सीमेंट कंपनियों में, पावर प्लांट्स में। अब डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, क्या उसको कंपनसेट किया जाता है? क्या उस अनुसार ये कंपनियां कीमत के बढ़ोतरी के मुकाबले आपको दाम देने के लिए तैयार होती हैं, या इसके चलते भी त्राही त्राही मची हुई है? बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर जी सभी सीमेंट फैक्ट्रियां बंद पड़ी है 1 महीने से। जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, हम गाड़ी अपनी नहीं चला सकते। कम से कम अगर डीजल में एक साल में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है तो हमारे किराए में कम से कम 20% की बढ़ोतरी की जाए जी। लेकिन दूसरी तरफ जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनके एमडीज हैं, जो उनके मालिक है, वो अड़े हुए हैं, हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे जी। रोज लगभग 5000 गाड़ी बढ़ती थी 7-8 प्लांटों से और महीने में 1.5 लाख गाड़ी लोड होती थी। लेकिन वहां पे बिल्कुल जो खपत है, जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है, बंद हो चुकी है। 1 महीने से इंडस्ट्री बंद पड़ी है, मजदूर भी उनके पास काम नहीं है, ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी चला नहीं पा रहे। तो हमारी कोशिश है किसी न किसी तरह समाधान हो, 10-15% की ये हमारे को बढ़ाए किराया और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। और दूसरी तरफ आने वाले समय में बाकी जगह पर भी जो सीमेंट पे असर पड़ेगा, बाकी जगह भी सभी ट्रांसपोर्टर अपना काम बंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि कब तक अपनी जेब से ये पैसा लगाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो सीमेंट की पूरी 150-200 की पड़ती तो आज 200 ब्लैक में बिक रही है। तो ये सीधा सीधा नुकसान जनता का हो रहा है। देश के जो हमारी सरकार है उसको सोचना चाहिए कि ट्रांसपोर्टर खत्म होगा तो इंडस्ट्री भी आपकी बंद होगी, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से मेरे कहने वाला भाव ये है, उसका इम्पैक्ट जनता पे भी आएगा, इंडस्ट्री भी आएगा, सभी सेक्टर्स के ऊपर आएगा, सरकार के ऊपर इसका प्रभाव आएगा। कुलतरण सिंह अडवाल जी बाकायदा आंकड़ों के साथ में ये बात कह रहे हैं। मैं सारथी आचार्य जी आपके पास में लौट कर आना चाहता हूं। कोई भी सरकार हो जो टैक्स वसूली कर रही है, वो कोई अपनी जेब भरने के लिए नहीं कर रही है, देश की बेहतरी के लिए कर रही है। मोदी सरकार की इस मंशा पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है,
लेकिन इसका जो प्रभाव आ रहा है इस नीति का, वो साफ तौर पर हर सेक्टर में तबाही के तौर पर दिख रहा है, परेशानी के तौर पर दिख रहा है, तकलीफ के तौर पर दिख रहा है। पर फिर भी देश की सम्मानीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी 2 दिन पहले भी स्पष्ट तौर पर इंकार कर दी कि हम टैक्स कम नहीं करेंगे। कुछ तो कारण होगा जिसके कारण से उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब बर्दाश्त है पर टैक्स कम करना बर्दाश्त नहीं। आप समझ पाए क्या? इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, हम लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ है, पर आप तो समझ पा रहे होंगे। क्यों? सर ऐसा है कि यदि आप पेट्रोल डीजल वगैरह पे थोड़ा कम करते हैं टैक्स जी, तो पेट्रोल डीजल ज्यादा खपत होगी, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट चलने लगेगा, आपकी फैक्ट्रियां भी चलने लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इसका मतलब लोग इनकम टैक्स भी देंगे विच इज डायरेक्ट टैक्स। तो एक चक्का चलने लगेगा यदि आप प्राइसेस का एक बैलेंस रखें। आपके पास आफ्टरऑल कितनी कमोडिटी है हिंदुस्तान में गिना जाए, आप देखिए नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं 10 लाख के ऊपर कमोडिटीज हैं हिंदुस्तान में जी। पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, साइकिल वगैरह मिला के 10 लाख के ऊपर है। आप इस प्रकार से टैक्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि यही अमाउंट रादर देन 3 कमोडिटीज के 2 कमोडिटीज के ये 50, 100, 80, 250, 500 कमोडिटीज से आ जाए। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार को ये लगता है, हमारी एक तो देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है निहायत निकम्मी है, लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो इनको तो ये है कि एक मोटा आसामी पकड़ लिया, मतलब तेल पे टैक्स लगा दिया, इसका मतलब कोई बच नहीं सकता है। और आराम से बैठो, तेल पे से पैसा ले लो कि गवर्नमेंट को दे दो। यदि आप 500 पे टैक्स लगाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, सरकारी बाबू को काम करना पड़ेगा, और उसमें वो रिश्वत खाएगा, झगड़ा भी होगा, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल हैपन इन द प्रोसेस। कोई डिफिकल्ट काम नहीं। ये जैसे ये मुकेश सिंह जी ने कहा था कि देश बढ़ रहा है, लेकिन देश के साथ ये ब्यूरोक्रेसी और बाबू वगैरह जो है, इनको भी अपनी कमर कसनी चाहिए, और इस प्रकार की पॉलिसीज नॉट ओनली बनानी चाहिए बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि देश की प्रगति में वो एक योगदान दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक लास्ट चीज इसमें ये कहूंगा कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारे नेता यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग के सामने या किसी वो आईफल टावर के सामने कितने सुंदर लगे या किसके साथ हाथ मिलाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारे जो ऑर्डिनरी आदमी हैं, उनको 3 बात की रोटी मिलती है कि नहीं, उनके पास घर है कि नहीं है, उनके पास मेडिसिन है कि नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस प्रकार से पॉलिसी बने कि इस लेवल से निकल के पॉलिसी बने कि इन लोगों को फायदा हो, सामने उधर तस्वीर खींचे चाहे नहीं खींचे। अजय साहब, इनका सरकार का तो कहना ही ये है कि जो बातें आपने कही उसे पूरा करने के लिए ये पैसा लिया जा रहा है। जिनके पास घर नहीं उनके लिए घर बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम कर रहे हैं, सड़कें बनाने का काम हम कर रहे हैं, तो इतने 80 करोड़ लोगों को दोनों वक्त का भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं। इतना सारा काम हम करेंगे कहाँ से? उस काम के लिए पैसे चाहिए, उस पैसे के लिए पेट्रोल डीजल सबसे मुफीद माध्यम बन गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। मेरा बार बार आपसे सवाल इसी बात को लेकर है कि दृष्टि किसकी खराब थी? जब देश आजाद हुआ उसके बाद पेट्रोल पे सब्सिडी का चलन तो नहीं रहा, पर डीजल जब से अस्तित्व में आया तब से उसे रियायती दर पर उपलब्ध कराने की नीति रही। कहीं ना कहीं सोच यही रही होगी कि लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ये बोझ उठा ले, पर अब नीति है कि डीजल से भी कुछ कमा लिया जाए, और कुछ को बहुत कुछ में तब्दील कर लिया गया पिछले 7 साल में। नीति कौन सी ठीक है? यदि आप उससे पूछेंगे, इस प्रकार से नहीं नीति बनी है गई। पहले वाली नीति ठीक है कि डीजल पे सस्ता होना चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति द इन्फ्लेशन रेट पे असर पड़ता है और ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है। लेकिन आज की यदि आप पॉलिसी देखें, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें मनमोहन सिंह जी की भी बिल ला रहा हूं। धीरे धीरे एक मार्केट, मतलब बाजार का एक जो मार्केट सिस्टम है, उसको लास्ट 20 साल से हिंदुस्तान में लाया जा रहा है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग कि मार्केट सिस्टम अमेरिका में बहुत अच्छा चला है और वहीं पे उनकी थ्योरी बनी है मार्केट सिस्टम। लेकिन अमेरिका के पास हमारे पास 3 गुनी ज्यादा लैंड है और 4 गुनी कम पॉपुलेशन है जी। और एक एस्टिमेट्स के हिसाब 12 गुना हमारे पास कम ह्यूमन कैपिटल है।
और हमारे अच्छे अच्छे लोग तो वैसे भी बाहर चले जाते हैं, तो उसमें भी हम अबाउट $8-10 बिलियन हर साल लूज कर देते हैं, IIT और वगैरह के लोग। तो हमारे पास, आप कंपेयर मत करिए अमेरिका और इंडिया को, हमारी अर्थव्यवस्था को हमारी तरीके से चलनी चाहिए, और उसके लिए क्या जरूरी है, कहां टैक्स लगना चाहिए, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है ये। खाली मतलब ये लेजी बाबुओं से नहीं होगा, ये लेजी बाबुओं से नहीं होगा, ये डॉक्टर सारथी आचार्य का कहना है। मैं वापस मुकेश सिंह जी आपके पास में आता हूं। आपको आपके नजरिए से ही चीजों को समझने की और समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे समझना चाहता हूं, इस देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में चीन के बाद भारत का नाम लिया जाता है, और ये देश कोयले के संदर्भ में त्राही त्राही कर रहा है। देश के आधे से ज्यादा पावर प्लांट में 3 दिन से ज्यादा कोयला नहीं है। आप जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 8 पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा पावर प्लांट कब बंद हो जाएंगे, इसको लेकर सब आशंकित हैं। उसका एक बड़ा कारण ये डीजल है। कारण ये कि जिन कंपनियों को, जिन ट्रांसपोर्टर को, जिन एमडीओ को कोयले का उत्पादन करना था, डीजल की बड़ी कीमतों के साथ में वो उन कामों को कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं ठीक नीति पे चल रहा है? देखिए हिमांशु जी, मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आप मैं दो उदाहरण देता हूं आपको। जी। कोयले की क्राइसिस से पहले एक और क्राइसिस जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान था, जो कि कोविड की क्राइसिस थी और कोरोना की क्राइसिस थी। जी। मैं क्योंकि दो क्राइसिस, क्योंकि आप कोयला क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, जो साल 1.5 साल से हम लोग कोरोना की और कोविड की क्राइसिस में थे। जी। जब भी कोई क्राइसिस जो है वो लोगों के सामने आती है, हम उस पर डिबेट करने लगते हैं, हम उसकी प्रिपेयरनेस पे डिबेट करने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझने का प्रयास करते कि आखिर क्राइसिस ओरिजिनेट क्यों हो रही है। जी। जैसे कोरोना की क्राइसिस हुई, ठीक है, हम सबके परिजन की डेथ हो रही थी, हम लोग के शुभचिंतकों की डेथ हो रही थी, लोग एडमिट हो रहे थे, हॉस्पिटल्स नहीं कवर कर पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं माना कि कोई भी सरकार आम जनता को 1:1 के रेशियो में बेड नहीं दे सकती। प्रिपेयरनेस में समय लगता है। इसी तरीके से कोयला की क्राइसिस अगर आई है, अगर प्लांट बंद होने के कगार पर है, तो कोयला भीगा हुआ है या किसी और वजह से कोयले की क्राइसिस आई है, तो सरकार को के लिए आलोचना करने की बजाय पहले थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सरकार पावर प्लांट को बंद होने देगी। सरकार जो इतना बड़ा तंत्र चलाती है, जो लोगों के लिए सरकार है, वो ऐसा नहीं कि किसी चीज को बंद होने देगी। बट हम जानने की बजाय हमने इमीडिएट क्राइसिस पर डिबेट किया और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि नहीं, सरकार जो कह रही है वो झूठ कह रही है, कोयला भीगा नहीं है, कोयला की शॉर्टेज नहीं है, प्लांट बंद ही हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई क्राइसिस आती है, सरकारें उसको उसी तरीके से हैंडल करती है। थोड़ी देर पहले मैं राहुल राज जी की भी बात सुन रहा था, किसान की बात सुन रहा था। मैं खुद पूरे उत्तर प्रदेश में हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोड्यूसर्स की मैं ट्रेनिंग करता हूं और वर्कशॉप में करता हूं। मैं रोज वो चप्पल वाले किसान से नहीं मिलता, मैं प्रतिदिन मैं प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलता हूं, जो देश को तरक्की की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम एग्रो इकोनॉमी बेस्ड कंट्री है, तो मैं ऐसे किसानों से प्रतिदिन मिलता हूं जो कोई सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है। तो मेरा सिर्फ ये आपके सम्मानित चैनल पर मेरा एक औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरा ये है कि देश के सामने कभी भी कोई क्राइसिस होगी तो हमेशा सरकारी तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार देश जो है वो थियोरेटिकल नहीं चलता है, इकोनॉमिक, जैसे आचार्य जी कह रहे थे, या जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए सम्मानित हमारे प्रवक्ता हैं। देखिए क्या है, ये ठीक है, क्राइसिस आएगी, डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट पर इफेक्ट आएगा, लेकिन आप भी तो आगे से चार्ज करते हैं महंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सस्ते में लेकर के चले आए। तो क्राइसिस को क्राइसिस की तरीके से सरकारें हैंडल करती है। सरकारी तंत्र बड़ी कमाल की दलील दी है मुकेश सिंह जी। आपने कहा है कि अगर कीमत बढ़ गई तो आपने कौन से अपने तक रख ली, आप आगे उसे पास ऑन तो कर देते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, एक साल में डीजल की कीमत 40 रुपए बढ़ गई है, तकरीबन 40%। हमारे साथ में कुलतरण सिंह अडवाल जी इस आंकड़े को साझा कर रहे हैं, राहुल राज जी इस आंकड़े को साझा कर रहे हैं। आप तो उद्योगपति हैं, कृषि जगत से भी लोगों से आपका सीधा संवाद रहता है, बड़े बड़े फोरम से आपकी ताल्लुकात हैं। क्या इस देश के आम आदमी की आय 40% बढ़ गई?
कि जो आपने पास ऑन वाली दलील दी है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आय इतनी बढ़ गई है, अगर कीमत बढ़ भी गई तो वहन करने में दिक्कत क्या है? कंधे इतने मजबूत हैं यहाँ पर आम आदमी के, जिसके तहत ये कीमत उसे कोई परेशान नहीं करती, तकलीफ नहीं देती, पीड़ा नहीं देती। ऐसा है मुकेश जी? जब से मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया होगा और पेट्रोल डलाना शुरू किया होगा, 5.5 रुपए लीटर पेट्रोल होता था। ठीक है, समय के साथ कीमत बढ़ती है, समय के साथ लोग तरक्की भी करते हैं। और जब हम लोग मटन खरीदते थे तो हम 14 रुपए किलो खरीदते थे, आज हम 800 रुपए किलो खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आम लोगों के लिए डीजल 40 रुपए बढ़ना वाकई एक जो है वो मैं उसको ये कहता हूँ कि हाँ, अगर 40 रुपए बढ़ी है तो निश्चित रूप से उनकी ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उनकी इनकम निश्चित रूप से 40 गुना नहीं बढ़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, प्राइसेस कई रीजन से बढ़ते हैं। तो अगर किसी रीजन से मान लीजिए कोई इंटरनेशनल, इसमें तो कोई रीजन है नहीं ना, सामने आपके सरकार 280% टैक्स लगा रही है, सामने आंकड़ा है, कोई खोया हुआ मामला नहीं है, कोई छुपा हुआ मामला नहीं है, कोई दबा हुआ मामला नहीं है। सरकार ने जब कोविड आया उस समय पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जमीन पर आ गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हालत हो गई क्रूड ऑयल की कि आप मुफ्त में उठा ले जाइए, इसके लिए भी कंपनियां तैयार थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उत्पादन हो रहा था, खपत नहीं हो रही थी। सरकार ने उस समय बेतहाशा टैक्स बढ़ाया ताकि लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल ना मिले, लोगों की आदत खराब ना हो। अब जब कीमतें बढ़ गई हैं तो सरकार अपने उस मुनाफे में से कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को जो आदत लग गई इतने बड़े स्तर पर पैसा पाने की, उसमें अब वो अपने नागरिकों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं, ठीक है ये रास्ता, ये नियत, ये तरीका, या आप अभी भी यही मानते हैं कि हमारी तो आंखें ही दोषपूर्ण हो गई है, हमें तो आलोचना ही करनी है, हमें तो नकारात्मक ही देखना है, या आपको कहीं कहीं सरकार के स्तर पर भी लग रहा है थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो न्याय करो, थोड़ा तो बख्श दो? इस बात को समझने का प्रयास करिए कि पैंडेमिक में न केवल उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थों का इफरात हो रहा था और कंजम्पशन नहीं हो रहा था, बल्कि आप किसी भी दुकान में आप चले जाते, वो सारी रिटेल मार्केट इफेक्टेड थी, किसी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। भाई पैंडेमिक में कंजम्पशन तो हर चीज का कम हो गया था, लोगों के स्टॉक लग गए थे, कपड़ों के, जूतों के, अभी तक लोग नई स्टॉक नहीं मंगाए। तो केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर ही तो इफेक्ट नहीं था। कौन सी ऐसी मार्केट थी जिस पर इफेक्ट नहीं था? कंजम्पशन जो है हर चीज का खत्म हो गया था, लोग गारमेंट में कपड़े नहीं खरीद रहे थे, लोग जूते नहीं खरीद रहे थे, लोग पैसे का संचयन कर रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी सड़कों पर। तो ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन केवल पेट्रोलियम पदार्थों का कम हो गया था, कंजम्पशन तो सभी चीज का कम था पैंडेमिक में। अब एकदम से जब मार्केट खुली है, जब रिस्ट्रिक्शन हटे हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हटे हैं, कंजम्पशन बढ़े हैं, तो भाई आप केवल टैक्सेशन पर बार बार इस बात को क्यों हैमर कर रहे हैं कि टैक्स नहीं लेना चाहिए सरकारों को? देश कैसे चलेगा अगर टैक्स नहीं लेंगे? तो भाई नहीं चाहिए या इतना टैक्स क्यों लेना चाहिए, इस पर बात है। लेकिन कुछ हस्तक्षेप डॉक्टर सारथी आचार्य करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर राहुल राज जी के पास चलते हैं। जी आचार्य जी। मेरा यह कहना है कि अभी कुछ महीनों में सैकड़ों हजारों करोड़ के टैक्स बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए थे। ये सब जगह आ चुका है, इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है जी। तो ऑर्डिनरी आदमी को डीजल और पेट्रोल पे टैक्स लगा के रिसोर्स रेज करना और उद्योगपतियों का टैक्स माफ कर देना, ये कहां का न्याय है? ये सवाल है डॉक्टर सारथी आचार्य का, मौलिक सवाल, कि आप बड़े स्तर पर टैक्स माफ कर दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी को जिससे सीधे राहत मिलती है या आम आदमी को जिससे सीधे तकलीफ मिलती है, उसके संदर्भ में आप इतना सख्त क्यों हो रहे हैं? लेकिन मैं राहुल राज जी वापस आपके पास रुक करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी इनके और बढ़ने की संभावना है। राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, कोई सरकार घटाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी आसानी होती है भाजपा के लोगों को कांग्रेस को कटघरा में खड़ा करने में, कांग्रेस के लोगों को भाजपा को कटघरे में खड़ा रखने में। ये आंकड़े बता रहे हैं, राज्य के स्तर पर सर्वाधिक वसूली अगर कोई कर रहा है तो वो राजस्थान की सरकार कर रही है पेट्रोल डीजल के संदर्भ में, और केंद्र के संदर्भ में तो हम बात ही कर रहे हैं। ऐसे में आप उम्मीद किससे रखते हैं? द्विवेदी, जो शासन में होता है यह उसी से उम्मीद करना, और पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहता है। मैं तो सदैव ये बात कहता हूं कि बहुत आसान होता है विपक्ष में चिल्लाना, कठिन है तो राजधर्म निभाना जी। लेकिन आपके 1 घंटे के कार्यक्रम में जो
व्यापारी संघ से मुकेश जी बैठे हैं, उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। मुझे लगता है उस बात को मुझे क्लियरिफाई कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उन्नत किसानों से मिलते हैं और यूपी के उन किसानों से मिलते जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, चप्पल वालों से नहीं। तो यही तो पीड़ा है। अब चप्पल वालों से मिलते तो उनको पता होता कि चप्पल वालों की पीड़ा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ी है जिस अनुपात में डीजल बढ़ा है। अगर उस अनुपात में आमदनी बढ़ी होती तो 10 महीने से हम सड़कों पे वैसे ही नहीं बैठते, अब 11 महीने होने को आए हैं। आमदनी जो सरकार तय करती है वही हमको एमएसपी गारंटी में मिल जाए, इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने एंड यूजर का कहा, सही बात है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो एंड यूजर को महंगा मिलता है। लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य ये है कि हमें तो जो सरकार तय करती है वही नहीं मिलता है। हम तो हमारे प्रोडक्ट का दाम तय नहीं कर रहे हैं। तो मुकेश जी को ये बात समझनी होगी, किसान अपना दाम तय नहीं करता है, दाम सरकार तय करती है और एंड यूजर को बढ़ा के देने का काम भी आप ही की तरह आपके वो लोग जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है वो एंड यूजर को महंगा देते हैं। तो ऐसे में जहां प्रश्न है उम्मीद का, उम्मीद तो साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम, उम्मीद तो लगानी पड़ेगी जो सत्ता में बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। लेकिन आपको स्पष्ट कहूं द्विवेदी जी, डीजल के दाम अगर कम नहीं हुए तो इस देश में किसान का खेती कर पाना संभव नहीं है। डीजल के दाम कम नहीं हुए तो इस देश का किसान पशु आधारित खेती पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर ये जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम कृषि अधोसंरचना की बात कर रहे हैं, कृषि में नए आयाम देश में लाना चाहते हैं, क्या इमेज इस देश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रह जाएगी जब आज भी कोई बैल बक्कड़ हल चलाता हुआ, जैसा हम आदिवासी क्षेत्रों में देखते हैं, वैसा कोई भोपाल के आसपास, इंदौर के आसपास और दिल्ली के आसपास के किसानों को ऐसा देखेगा तो क्या कहेंगे आप यूएन में जाके जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं? मेरा सवाल है राहुल जी, हम तो इस समय पे ऑर्गेनिक खेती की बात बहुत करने लगे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार की इस नीति के चलते वापस हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं? एक सकारात्मक प्रभाव इस रूप में देखें कि डीजल के चलते रासायनिक खादों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, क्या उनका प्रयोग सहज नहीं रहा, तो इसलिए वापस आप गोबर की खाद पर आएंगे, प्राकृतिक साधनों के माध्यम से अपनी खेती पर आएंगे। जब आप बैलों को पालेंगे तो उनसे बनने वाली खाद के माध्यम से खेती को उन्नत बनाएंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा जीने को मिलेगा। क्या इस रूप में सकारात्मक रूप से नहीं देखें? डीजल की कीमत ने हमें वापस अपनी पुरानी खेती की ओर लौटने के लिए विवश कर दिया, जिसकी ओर हमें वाकई जाना चाहिए। द्विवेदी जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छी फार्मिंग होती है, लेकिन किसान की समस्या ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन केमिकल फार्मिंग से ज्यादा है जी। अब उसको वो देगा कौन, उसको वो बाजार मुहैया कराएगा कौन? कहते तो सब हैं कि भैया हम ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, जब लेकिन यही लोग शॉपिंग मॉल में अनाज खरीदने जाते हैं तो ऑर्गेनिक वाला बोर्ड देख के कहते नहीं साहब ये हमारे बजट में नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगा होता है। और ऑर्गेनिक में जो प्रति एकड़ मैंने आपको बताया कि यूरिया की 2 डीएपी की बोरी लग रही है, वो कुंटलों में लग जाता है। अब इतने सारे पशु पालो, फिर उसका गोबर बनाओ, वो भी हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ऐसी नीति ले आए द्विवेदी जी। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए और उन्नत मार्केट उपलब्ध कराएगी, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि एकदम से सारे लोग अगर ऑर्गेनिक हो गए ना, देश का उत्पादन 50% से भी नीचे चला जाएगा। इसलिए सलाहें बहुत अच्छी हैं, हम भी मानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक अभी नहीं है। हम कर रहे हैं, किसान होने के नाते मैं आपको बता दूं, हम खुद अपने खेतों में हर साल 1 एकड़ को ऑर्गेनिक में बदलते हैं, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बराबर रहे और उत्पादन क्षमता भी बनी रहे। लेकिन ये देश की सरकार को सोचना है कि ये देश की सरकार को सोचना है, कीमत कौन देगा? ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी बात, लेकिन उस पर आने वाली लागत के साथ में न्याय होगा? ये सवाल राहुल राज उठा रहे हैं। मुकेश सिंह जी को लग रहा है कोई बात अधूरी रह गई उनकी, एक बार उनकी बात सुनते हैं और वापस कुलतोड़ सिंह अडवाल जी के पास चलते हैं। जी मुकेश जी। राहुल राज जी बड़े किसान नेता हैं और उन्होंने चप्पल के किसानों की बार बार बात कही। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और जो वो कह रहे थे कि मैं प्रोग्रेसिव फार्मर से, उन्नतशील किसानों से मिलता हूँ, ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में 300 उन्नतशील किसानों से मैं मिलता हूँ। देखिए समय के साथ राहुल जी आपको भी समझना चाहिए कि केवल डीजल की कीमत से किसान की आय बढ़ जाएगी, ये बात मैं इंडस्ट्री के तौर पर मानने को तैयार नहीं हूँ कि डीजल की कीमत अगर घट जाएगी तो किसान उन्नतशील हो जाएगा। ये एकदम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ थॉट है। बिल्कुल, देखिए, जब तक किसान को स्मॉल होल्डिंग पर अगर उनको टेक्निकल असिस्टेंस और क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट पे जब तक बात नहीं होगी कि छोटी होल्डिंग पर कैसे वो इनकम बढ़ाए, केवल डीजल की कीमत घट जाएगी और उनकी इनकम बढ़ जाएगी,
ये मिस अप्रोप्रिएट मुकेश सिंह जी, थॉट है। केवल बिल्कुल डीजल की कीमत घटने से उनकी आय नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो किसान पहले से मर रहा है, जो किसान पहले से करा रहा है, जो किसान पहले से तड़प रहा है, ये बेतहाशा कीमत बढ़ना उसे और मारे। आप और देश की सरकार नहीं समझेगी तो समझेगा कौन? क्या वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों से उम्मीद करेंगे वो इन किसानों की आवाज को सुने, उनकी तकलीफ को सुने? ये सवाल है। लेकिन मैं वापस कुलतोड़ सिंह अडवाल जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक बार अगर डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो आपके सेक्टर का प्रभाव केवल आप गाड़ी के चक्कों के तौर पर या एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर नहीं, बल्कि आम आदमी के स्तर पर कैसे पड़ता है, इसके संदर्भ में थोड़ा आंकड़ा साझा करेंगे। किन चीजों का आप परिवहन करते हैं और वो परिवहन की जाने वाली चीजें किस तरीके से महंगी होती हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी मिले आपसे। बिल्कुल, इसका जो सीधा सीधा असर है, जब डीजल बढ़ता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। जैसे हमारी गाड़ी सब्जी फूड पे चलती है जी, जो गाड़ियां सब्जी लेकर आती हैं, जैसे हमारे ऊपर जो डीजल का प्रभाव अगर 20% बढ़ा जी, तो आम लोगों पे 15% बढ़ता है। 15% अगर प्राइसेस बढ़ते हैं किसी चीज के तो बहुत ज्यादा है वो। जी, हमारी जो डीजल की खपत है 20% बढ़ जाती है, जी, लेकिन जो आम जनता पे भी उस चीज का 15% फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टर को ज्यादा नुकसान होता है, आम पब्लिक को भी नुकसान होता है। तो इसलिए डीजल का जो बढ़ना है सीधा सीधा आम जनता पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है और सब पे फर्क डालता है, चाहे कोई भी धंधा हो। जो इसका कनेक्शन सीधा लगभग 20 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है हमारा जो ट्रांसपोर्ट का धंधा है, जी, तो इसका इफेक्ट सभी लोगों पे आता है। और मैं मुकेश जी की बातें सुन रहा था किसानी के बारे में जो बोल रहे थे, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि इनको ये नहीं पता कि जो यूपी का किसान है वो अपनी फसल जाके पंजाब और हरियाणा में बेचता है। आप यूपी में 1100 रुपये उसको भाव देते हैं इसका चावल का, और गेहूं भी सस्ता है, और दूसरी स्टेटों में जाके बेचता है। किसानों की हालत यूपी में बहुत अच्छी नहीं है जो आप बता रहे हैं आप। तो आज एमएसपी पे किसान बेचने के बाद भी घाटे पे काम कर रहा है, उसके बाद भी उसको घाटा पड़ रहा है। तो जो एमएसपी से नीचे बेचते हैं उनका क्या हाल होगा? उन किसानों का, उनको किसानों को खत्म कर दिया इस सरकार ने। इतना बुरा हाल हो गया किसानों का और ट्रांसपोर्टरों का कि जो कि मतलब कि पहुंच से बाहर है। और जो इंटरनेशनल इमेज की बात कर रहे थे हमारे मुकेश जी, इंटरनेशनल इमेज आपको पता नहीं है, बाहर जाके पूछे अपने देश की क्या पोजीशन है, हमारे प्रधानमंत्री की क्या स्तर रह गया वहां पर दूसरे बाहर के मुल्कों में। और हमारे कुछ पत्रकार भी इस बार गए थे प्रधानमंत्री के साथ में, जो उनके हालात हुए वहां पर जाके उससे पूछा। तो मेरे कहने का मतलब कि ये बार बार सरकार की सफाई देना, अपनी आंखें बंद कर लेना, वो बहुत बड़ी हमारी गलती है। इतना ज्यादा नुकसान देश का हो रहा है, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स का हो रहा है, इतना ज्यादा आम जनता का हो रहा है। कोरोना के दौरान एक पैसे की राहत नहीं दी सरकार ने किसी को। हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे कंट्रीज का, अमेरिका कनाडा वगैरह का, वहां पर तो लोगों को इंडस्ट्री चलाने के लिए पैसे दिए गए हैं और फ्री ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर उन्होंने पैसे भी दिए हैं तो उसके इन्होंने इंटरेस्ट भी लिया, ऊपर पेनल्टी भी डाली है। और हमारी गाड़ियों को जो उन्होंने टैक्स कुछ रिलीफ दिया था उसके ऊपर उन्होंने आज पेनल्टी ले रहे हैं हमारे से। ये तो सरकार से हमें कोई राहत नहीं है। सरकार की पॉलिसी जनता विरोधी है, आम जनता बड़ी परेशान है, बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं सरकार की नीतियों को लेकर। लेकिन हम सरकार की नीतियों के संदर्भ में अभी पेट्रोल डीजल की कीमत पर ही केंद्रित रखें, क्योंकि वो सरकार के हाथ में है। दलील बार बार यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दामों के आधार पर लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत अदा करनी होगी। लेकिन जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घटती हैं तब तब सरकार टैक्स बढ़ाकर उस राहत को मिलने से रोक देती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं तो ये सरकार टैक्स में कटौती कर कर उसको जनता के लिए राहत देने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये वो सवाल है जिसका उत्तर या तो देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं या देश के वित्त मंत्री। देखें वो उत्तर हम लोगों को मिलेगा। बहरहाल आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस दुख तकलीफ को ही व्यक्त करते हुए है। दुष्यंत कुमार कमाल के शायर इस देश में हुए, कमाल की पंक्तियां वो हमें देखे गए। उन्हीं में से चुनी हुई एक पंक्ति आपके साथ में साझा करते हैं इस शेर के रूप में। उन्होंने लिखा, हम ही खा लेते सुबह को भूख लगती है बहुत, हम ही खा लेते सुबह को भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। दुष्यंत कुमार ने इन पंक्तियों में देश के आम जनमानस की स्थिति को व्यक्त किया था। आजादी के 70, 72, 74 साल बीतने के बाद भी इस देश की स्थिति है कि स्वयं सरकार को यह दावा करना पड़ता है कि कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था उसने उपलब्ध कराई है। यानी 135 करोड़ के देश में अभी भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार के रहमो करम पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं अगर थोड़ी सी तकलीफ आ जाए। उस देश में
अगर पेट्रोल डीजल के स्तर पर इस कदर टैक्स वसूली की जाएगी तो आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद कैसे की जाएगी। पेट्रोल अभिजात्य वर्ग के साथ जुड़ा हुआ माना भी जाए, पर डीजल इस देश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो डीजल की कीमत से अप्रभावित रह जाए। इसलिए समय आ गया है कि सरकार अपनी नीति पर विचार करे, जैसा डॉक्टर सारथी आचार्य ने हमसे कहा। क्या डॉक्टर सारथी आचार्य जैसे जाने माने अर्थशास्त्री की बात सरकार सुनेगी और सुनने के अनुसार कोई व्यवहारिक निर्णय लेगी? ये जानने में दिलचस्पी आपकी भी हो, हमारी भी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।